तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम का डेट निर्धारित था ही पहले से, और अब उसको डिक्लेयर्ड भी कर दिया गया है कि आप लोग जा करके ये चेक कर सकें कि कहाँ पे आप सभी लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी प्लेस भी डिक्लेयर्ड हो गया है। तो आप सभी लोग जा करके और देख लीजिए कि आप सभी का एग्ज़ाम कहाँ पड़ रहा है, और कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए कि हमारा एग्ज़ाम कहाँ पे है, ठीक है ना। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम कुछ विद्याम 7 को है और कुछ लोग का एग्ज़ाम 8 को है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सभी का एग्ज़ाम किस डेट में पड़ रहा है। चलिए हम बात कर लें सीटेट के सीडीपी में। मैं आज कोशिश करूंगा 100 प्रश्नों को लेकर आया हूं, और इसी 100 प्रश्नों में से आपका सीडीपी से आपको देखने को मिलेगा, इससे बाहर का आने वाला है नहीं, ताकि हम इसके बारे में बहुत अच्छे से डीप लेवल से एनालिसिस कर चुके हैं। कई बार सीटेट का एग्जाम भी दे चुका हूं और क्वालिफाइड भी हूं, ताकि वैकेंसी आ नहीं रहा है इसलिए सीडी के ऊपर जब जब सीडीपी का एग्जाम आया है तब तब मैंने पेपर दिया है, ठीक। और हर बार का क्वालिफाइड हूं। यदि आप सभी लोग को बिलीव नहीं है तो आकर के हमारे सेंटर पे देख भी सकते हो, ठीक। तो दरअसल अगर हम बात कर लें, मैं बहुत ही जल्द आप सभी लोग के लिए, हमारे सर एक प्रदीप सर हैं जो कि पॉजिटिव टैग और निगेटिव टैग जो उनको बेहतर लगा है वो ला के रख दिए हैं। सीडीपी से संबंधित और पैडागोजी से संबंधित जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव टैग हैं मैं उन पे रिसर्च जारी करके रखा हूं और उसका एक पीपीटी बना रहा हूं। और पॉजिटिव और निगेटिव टैग का मैं बहुत ही जल्द एक बेहतर सा वीडियो लेकर आने वाला हूं आप सभी लोग के सामने, जिससे आप लोग के एग्जाम जो लोग पढ़ाई नहीं भी करके रखे हैं उनका भी निकल सके, ताकि सुपर टेट बहुत ही नजदीक है। मान के चलिए कि सुपर टेट आ ही जाएगा, और कब घोषित हो जाए जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो देरी किस बात की, आइए हम लोग चलते हैं। दरअसल अगर हम बात कर लें, ये टॉपिक मेरा कह रहा है कि प्रतिभावान विद्यार्थी किन्हें कहते हैं। अगर प्रतिभावान विद्यार्थी की हमें खोज करना है तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करना स्टार्ट कर दें। जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करना क्या कहलाता है? बिल्कुल सही है। जो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं वो जानकारियों को बहुत ही जल्द अवशोषित कर लेते हैं, यानी एक बार में पढ़ाई गई चीजों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक। तो हमारा ऑप्शन एक ही सही चला जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल आंसर तो हमें पता ही चल गया, दूसरा देख लेते हैं। अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होना, यह प्रतिभावान विद्यार्थियों की क्वालिटी नहीं होती है। ये प्रतिभावान विद्यार्थी नहीं होंगे। जैसे मान लो कोई विद्यार्थी क्लास 6 स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है और वो क्या क्लास 5 का प्रश्न ना सॉल्व कर पाए तो प्रतिभावान है? जी नहीं, वो किसी लेवल से प्रतिभावान नहीं हो सकता है। दूसरा है, सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं? जी नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। जो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं वो जटिल कार्यों में ज्यादा ध्यान रखते हैं, ठीक। चौथा प्रश्न है कि मैं मूल बातों की सहज और समझ का अभाव का मतलब होता है कमी, है ना, अभाव रखते हैं। तो अभाव वाला भी नहीं होगा, ताकि प्रतिभावान विद्यार्थी जो होंगे वो काफी जीनियस होते हैं और कोई भी समझ बोझ की बात कर ली जाए तो उसको ही बड़े आसानी के साथ समझ सकते हैं, ठीक। वो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखो मैं अपने पुराने एक लेकर आया था परसों क्लास, जिसमें मेरा क्लास था 1 से 30 प्रश्नों तक, और आज मैं 31 से लेकर के, ये देखो 31 से लेकर के और 100 प्रश्नों को मैं क्वालिफाइड कराऊंगा आप सभी लोगों को, एक्सप्लेन करूंगा आप सभी के सामने। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। दरअसल अगर हम बात कर लें किसकी, प्रतिभावान विद्यार्थियों के बारे में, तो उस पर हम लोग चर्चा आज करेंगे, है ना। तो ये क्या है, 32 ही है ना, हाँ जी। एक प्रश्न कहां गया, इधर चला गया है ना। चलिए इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, पूरा दिख नहीं रहा है। अब चलते हैं। देखो अगर हम बात कर लें, ये हमारा प्रश्न क्या कह रहा है विद्यार्थियों को नए संप्रत्य पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। अगर विद्यार्थियों को कोई नई चीज पढ़ाने हैं
तो किन चीजों से बचना चाहिए? चलिए बात करते हैं। उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें। जो हम उदाहरण दें उनमें कुछ सामान्य गुण खोजने के लिए कहें। जहां तक ये है कि ये नहीं होगा। ठीक, अगला है, क्या कह रहा है? उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। नहीं, उस संप्रत्यय से गैर उदाहरण नहीं, उससे मिलता जुलता उदाहरण प्रस्तुत करना है। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें, फिर सरल अवधारणाओं को करें। ठीक है, यह प्रश्न कह रहा है। चलिए इस पे हम देखते हैं। अभी चौथा भी देख लें, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो चौथा हमारा प्रश्न है कि नए जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। नए जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना, यह नहीं होगा। पिछले जानकारी अगर इस तरह से होता कि पिछले जानकारी को नए ज्ञान से जोड़ना, तो हमारा प्रश्न सही जाता। यह सही होगा नहीं, बी सही होगा नहीं। हमारा प्रश्न सही जाएगा, पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें, फिर सरल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें। विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय इस तरह से कुछ करना चाहिए, पहले जटिल अवधारणा। लेकिन अगर हम इस पे बात करें तो हमें पहले सरल से जटिल की ओर चलते हैं। लेकिन इसमें अगर ये बात कर रहा है विद्यार्थियों की नई संप्रत्यय की, तो इसमें जटिल से सरल की ओर, है ना, इस तरह से होना चाहिए। लेकिन यह प्रश्न मुझे गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हमें विद्यार्थियों को पढ़ाना है तो सरल से जटिल की ओर लेकर चलना है। किसकी तरफ? सरल से जटिल अवधारणा की तरफ लेकर चलना है। ठीक, इस तरह से होना चाहिए तो ज्यादा सटीक आंसर होता। लेकिन ये कोई मैं अपने मन से बनाया नहीं हूं, ना ही मैं लेकर आया हूं इस प्रश्न को। ये प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न में हो जाएगा आपका कि पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें, फिर सरल अवधारणा को पढ़ें, ठीक, की ओर बढ़ें। अब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? चलिए, अगर आंतरिक प्रेरणा का तात्पर्य है कि बच्चों को इंटरनल रूप से गाइड करना, है ना। जैसे मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। जी हां, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, यह आंतरिक प्रेरणा है। दूसरा देख लेते हैं, अभी पढ़ते हैं कि मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। ये नहीं, ये तो बाह्य हो जाएगा कि हमें मार से बचना है इसलिए मुझे पढ़ाई करना है। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए, यह भी नहीं है, यह भी बाह्य होगा, है ना। दूसरा, मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए, यह भी नहीं होगा, है ना। अब प्रशंसा के लिए, यह सब बाह्य के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा? बाह्य के अंतर्गत। अगर आंतरिक की हम बात करें तो हमारा पहला ऑप्शन चला जाएगा, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। 100 प्रश्न लेकर चलना है, इसलिए थोड़ा स्पीड में खींचना है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा? कह रहा है एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है ना। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? इसका कारण जो है, ऑप्शन देख लीजिए सभी लोग, कमेंट करके बताइए कौन सही जाएगा। वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं रखती है, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं करती है, वह नकल नहीं कर सकती है। अब बताएं कौन सा सही जाएगा। अगर दरअसल हम बात करें वह लक्ष्य निर्देशित, यह भी नहीं होगा।
वो रखती, वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। ये सही ऑप्शन जाएगा पहला, कि वो प्रतिवर्ती सोच यानी अपलटावी की गुण उसके अंदर नहीं है। वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं रखती है। वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, कर सकती है, प्रतीक का इस्तेमाल कर रही है, वह नकल नहीं कर सकती है। ये सब गलत चला जाएगा, यानी दूसरा तीसरा चौथा गलत है और पहला ऑप्शन सही है हमारा, है ना, क्योंकि उसके अंदर अपलटावी गुण का सोच नहीं है। अब हमारा अगला प्रश्न आ रहा है कि कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वयं चुनने या स्व चुनने हेतु नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। चलो ये क्या होगा, नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। अच्छी लड़की, अच्छा लड़का अभिविन्यास, ये नहीं होगा। और क्या है, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, ये भी नहीं होगा। अगर इसकी हम बात कर लें तो कौन सा हो जाएगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास होगा। ठीक, क्या कहा, कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। तो इसका क्या होगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगा, है ना, या सार्वभौमिक अभिविन्यास के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। दरअसल अगर हम बात कर लें कि सामाजिक कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, तो शिक्षक को सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए, है ना। कभी भी बच्चों को पृथक्करण नहीं करना है, जहां पृथक्करण दिखे उसे निगेटिव मार दो, है ना। पहले में क्या कह रहा है कि बच्चे की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, है ना। बच्चों की क्या क्या जरूरत है, किन किन चीजों की जरूरत है, उसका पता लगाओ और उनका ख्याल रखो। चलो ठीक है, अगला हम देख लेते हैं केवल। अब देखो मैंने बता के रखा था कि जहां पे केवल शब्द दिख जाए वो सीडीपी में निगेटिव है। केवल कुछ खास विद्यार्थियों, अच्छा विद्यार्थी को स्पेशल बनाना है, किसी भी विद्यार्थी को हमें स्पेशल बना के नहीं चलना है ना। सभी विद्यार्थी हमें एक जैसे होने चाहिए। अगर हम विद्यार्थियों में इस तरह से करेंगे कि हमारे लिए कुछ विद्यार्थी खास हैं, कुछ विद्यार्थी खास नहीं है, तो विद्यार्थियों में मतभेद होगा कि सर इनको ज्यादा मानते हैं, हमें कम मानते हैं। इससे भी विद्यार्थियों की शिक्षा में छीड़ता आएगी, यानी बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना और उनमें पृथक्करण। भैया जहां पृथक्करण की बात कर ली जाए सीडीपी में, वो प्रश्न हमारा रॉन्ग हो जाएगा, काट दो तुरंत कैंची उठा के, है ना। अगला प्रश्न है चौथा, खास जरूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी अकल संकाय में पढ़ाया जाए, है ना। तो ऐसा भी करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। हमें जहां तक प्रश्न की बात कर लें, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सा सही सोच रहे हैं। और मेरे अनुसार पहला सही जाएगा कि बच्चों की विविध जरूरतों को पता लगाना और उनका ख्याल रखना, यानी जितने भी बच्चे हैं सबके विभिन्नता का पता लगाना कि किन किन जरूरतों की, इनकी किन किन चीजों की आवश्यकता है, इन्हें किन किन चीजों की पूर्ति करानी है, उसका ख्याल रखना चाहिए, है ना। इस प्रकार से जिस बच्चों को जिस चीज की जरूरत हो उन चीज को उपस्थित कराना विद्यालय के अंदर, यही सबसे बड़ी शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है बहुत बढ़िया, ये आ रहा है, कह रहा है कि विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को क्या ध्यान में रखना चाहिए, है ना। यानी विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इसमें आप लोग सही सुमेल कीजिए। दरअसल हम बात कर लें, हर विद्यार्थी को स्वीकार करना व सम्मान देना, सही है। किसी भी प्रकार के विद्यार्थी हो, गरीब घर के विद्यार्थी हो, धनी घर के विद्यार्थी हो, मीडियम क्लास के विद्यार्थी हो, हमें किसी के बीच में भेदभाव नहीं करना है, सभी विद्यार्थियों को सामान्य रूप से देखना है। ठीक, अब अगला
सांस्कृतिक विभिन्नताओं का अनदेखा करना, यह भी नहीं होगा, है ना, सांस्कृतिक विभिन्नताओं का अनदेखा नहीं करना होगा। दूसरा, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, है ना, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, यह नहीं होगा। सुसंगत संप्रेषण की अगर बात कर लें तो यह नहीं होगा। नहीं, सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, देखो भैया अनदेखा हमें नहीं करना है, किसी भी बच्चे को अनदेखा नहीं करना है। बहुत सही कमेंट किए आप सभी लोग, बहुत अच्छे, है ना, किसी भी बच्चे को अनदेखा नहीं करना है। इसको मैंने सही कर दिया था लेकिन ये गलत है, किसी बच्चे को अनदेखा नहीं करना है, ये सही जाएगा हमारा सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना। ठीक, अगला क्या है, अप्रत्यक्ष निर्देश, किसी बच्चे को अप्रत्यक्ष निर्देश नहीं देना है, अगर हमें निर्देश देना है तो प्रत्यक्ष रूप से देना है ना, बच्चों को तभी समझ पाएंगे। चौथा कह रहा है कि पांचवा, विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना। हाँ ठीक है, विद्यार्थियों में स्वायत्तता व लचीलापन, यानी 1 2 नहीं 3, 1 3 और 5 सही जाएगा, है ना, यानी ऑप्शन कौन, ऑप्शन 3 हमारा सही है ना, सी ऑप्शन जिसे बोल सकते हो। चलो अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा क्या, अगला टॉपिक हो जाएगा एक विद्यार्थी जिससे दृष्टिबाधिता है, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके बताएं कि यदि आपकी क्लास में कोई दृष्टिबाधित बच्चा आता है तो आप सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट करके बताइए। विविध तरह के दृश्यक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना, यानी विविध तरह के दृश्यक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना, यानी उसे दिखाने वाली चीजों पर ध्यान दोगे जब वो देख ही नहीं पा रहा है। अच्छा, ये गलत चला जाएगा भैया, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब बच्चा देख ही नहीं पा रहा है तो उसे दिखाने वाली वस्तु से क्या मतलब। कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना, बिल्कुल सही जवाब। स्पर्शनीय, बच्चे देखो जिनको दृष्टिबाधिता होती है उनके लिए लुइस ब्रेल ने 6 डिजिट की ब्रेल लिपि वाली लैंग्वेज तैयार की, है ना, तो अब हमें उसका प्रयोग करके, यानी कि स्पर्श चीजों वाली का प्रयोग कराएंगे, या लेखन संबंधी, है ना, हस्त कौशल सामग्री का उपयोग कराएंगे, है ना, ऐसी चीजों का। तो हमारा दूसरा ही प्रश्न सही जाएगा, कह रहा है बहुत सी मूक फिल्में दिखाना। अच्छा, मूक फिल्में, वो फिल्में दिखाओ भैया जिसमें आवाज ही ना आए। दिखाने से क्या मतलब है, जब बच्चा देख ही नहीं पा रहा है, ये उनके लिए है जो देख पा रहे हो, है ना। बहुत सी संरचित कार्य वर्कशीट जिसमें चित्र हो देखने, बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए। अच्छा, इसमें चित्र हो देने से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है ना। अगला प्रश्न हमारा है, ये अगला प्रश्न हमारा है कि सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। चलिए इस पे हम बात कर लें, कौन सा, आप लोग कमेंट करके बताएं। स्वालीनता, स्वालीनता को ऑटिज्म कहते हैं, है ना, और अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार, हाइपर डिसऑर्डर इसे कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए हाइपर डिसऑर्डर, है ना। और कौन सा, गुणज वैकल्पिक, ये गुणज वैकल्पिक जो डिस्कैल्कुलिया के अंतर्गत आएगा, इसमें गणना संबंधित विकार होगा। और इसमें पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया। अगर हम बात कर लें कि ऐसे जो सामाजिक अंतःक्रिया यो मौखिक, देखो ये बात कर रहा है उन बच्चों के बारे में जो बच्चे समाज में अपने आप को ठीक से ओपन नहीं कर पा रहे हैं, खुल नहीं पा रहे हैं, या खुल के अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे बच्चों के अंदर
किस प्रकार का विकार होगा। जैसे 10 लोग अगर खड़े हों तो उनके सामने अपनी बात को ठीक से अभिव्यक्त ना कर सकें, तो जो बच्चे ऐसे होंगे उसमें स्वालीनता पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, ऑटिज्म कहते हैं। यानी वह बच्चे समाज के सामने ठीक से अपनी प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाते हैं, तो उनको ऐसा विकार होता है जिसको ऑटिज्म कहते हैं, यानी अपनी बात को व्यक्त ना कर पाना, है ना। और अगर अतिक्रियाशीलता की बात कर ले जाए तो इसको हाइपर डिसऑर्डर बोलते हैं। और जो गुणज वैकल्य, इसमें गणना संबंधित यानी जोड़ घटाव संबंधित समस्याएं आती हैं, तो ये डिस्कैलकुलिया इंग्लिश में कहलाएगा। कैलकुलेशन से संबंधित डिस्कैलकुलिया, ये ट्रिक। अगर बात कर लिया जाए गणना संबंधित विकार, तो गणना मतलब कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन से मतलब डिस्कैलकुलिया। और अगर क्या बात कर लिया पठन संबंधित स्टडी, पढ़ने के मतलब डिसलेक्सिया। लेक्सिया का मतलब लक्ष्य का उच्चारण ना कर पाना। जैसे एक फिल्म है, इसमें आमिर खान है और दर्जिल करके है, तो वो क्या नाम है, डिसलेक्सिया का प्रयोग करता है, तो वो लक्ष्य को शुद्ध से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता है, तो वो क्या करता है, लक्ष्य का अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता है, तो लक्ष्य यानी लक्सिया, तो डिसलेक्सिया यानी अच्छे से प्रोनाउंसिएशन ना कर पाना। अब देखो अगला प्रश्न हमारा आ जा रहा है। अगला प्रश्न कैसा है, कुछ इस तरह से है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाले चिकनी मिट्टी देकर करती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में डांट डांट को बढ़ावा देना चाहती है। कौन से कौशल को बढ़ावा देना चाहती है? एक शिक्षिका है जो बच्चों को चिकनी मिट्टी देती है और कहती है तुम सब लोग इस मिट्टी के माध्यम से जो बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। अब बताओ कि बच्चों में कौन से कौशल का विकास कर रही है? सृजनात्मक कौशल, रटन कौशल और अनुशासनहीनता कौशल, दूसरा असहयोग कौशल। असहयोग कौशल होगा नहीं, अनुशासनहीनता भी नहीं होगा, रटने वाली कौशल होगा नहीं। अगर हम बात करें तो ये कौन सा कौशल होगा? सृजनात्मकता का प्रयोग किया जा रहा है कि सृजन करके खुद से सीखो बाबू, है ना। चलिए, कह रहा है जीन पियाजे की ये थ्योरी है, कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे चैप्टर से लिया गया है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है डॉट डॉट क्या है ना, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। यह क्या है? चलिए बात कर लो। कारण परिणाम का विशेषण यानी कारण कार्य के संबंध में केंद्रीय, केंद्रीयन, है ना, फिर विकेंद्रीयन और तीसरा क्या है? पारगमन। अच्छा, हाँ, बहुत सही। अगर हम लोग ये बात कर लें कि जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को फोन दे दिया जाए तो एक ही वस्तु पर ध्यान रखता है, दूसरी वस्तु पर वो ध्यान नहीं रखता है, तो एक केंद्रीकरण कहलाएगा, यानी कि सेंट्रेशन कहलाएगा, है ना, केंद्रीकरण कहलाएगा। केंद्रीकरण, बच्चा एक ही वस्तु पर केंद्रित होगा, दूसरा उसके ध्यान में नहीं आएगा। अगला टॉपिक हमारा है 42 नंबर आ गए हम लोग। बाल्यावस्था 42 नंबर हमारा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डाट डाट और सोच डाट डाट, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डाट डाट और सोच है। देखिए, अगर हम इसकी बात करें, क्या पहला ऑप्शन हमारा सही जाएगा? चलो कमेंट करके बताओ भैया आप सभी लोग। धीमी, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, स्थिर है एवं तार्किक है। स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित और धीमी तर्क है। यही सही जाएगा। चौथा देख लेते हैं। स्थिर है, तीसरा स्थिर है, तार्किक है, धीमी आत्म केंद्रित है ना। धीमी तार्किक है, स्थिर है, आत्म केंद्रित है। जी नहीं,
हमारा ऑप्शन जाएगा स्थिर है कुछ हद तक। पहले में भर दिया जाएगा स्थिर है, वृद्धि स्थिर है ना, स्थिर है कहां तक, कुछ हद तक, स्थिर है कुछ हद तक, है ना, कुछ हद तक, स्थिर है कुछ हद तक। फिर आत्म केंद्रित, आत्म केंद्रित, आत्म केंद्रित। फिर क्या है, धीमी, धीमी तार्किक। इस तरह से हमारे प्रश्न बनेंगे, धीमी है और तार्किक है। तो हमारा ऑप्शन दूसरा सही जाएगा। ठीक, लगा लो टिक। ये आ गया हमारा। चलो कमेंट करके बताओ सब लोग, निम्न में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? चलने संबंधित विकार भैया, बताओ किसमें होगा? बुनाई करना, तैरना, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुरूप काटना, एक कागज पर बड़े आयत को रूपरेखा के अनुरूप काटना या अनुसार काटना, तैरना होगा। अब देखो स्थूल कौशल शारीरिक गतिक विकार है ना, फिजिकल डिसऑर्डर है। तो अगर उसको फिजिकल डिसऑर्डर है, जिसे ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? ग्रॉस मोटर स्किल। तो ग्रॉस मोटर स्किल उसी के होगा जिसको चलने संबंधित, दौड़ने संबंधित आदि विकार होगा, तो उसे ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा। चलो अगला है हमारा कि भौतिक वृद्धि और विकास, विकास के डाट डाट और डाट डाट सिद्धांतों का पालन करता है। अच्छा, किसका पालन करता है? हमारा पहला ऑप्शन है, हमारा पहला ऑप्शन है भैया कि एकीकरण सरल से जटिल, विभेदीकरण जटिल से सरल की ओर, सरल से जटिल, जटिल से सरल की ओर। जहां तक हम बात करें सरल से जटिल की ओर जाना चाहिए, है ना। तो ये क्या होगा? अगला हमारा प्रश्न है, तुम बार बार आ जा रहे हो, होगा क्या? शीर्षगामी, है ना, समीपस्थ, यानी आंतरिक से बाहरी की ओर। बहुत सही, यही सही चला जाएगा। यानी शीर्षगामी विकार होगा, यानी समीपस्थ से शीर्षगामी अवरोही क्रम में चलेगा, है ना, आंतरिक से बाह्य की ओर। बिल्कुल सही जवाब है, यही सही जाएगा हमारा। समीपस्थ, अवरोही, शीर्षगामी, आंतरिक से बाहरी, है ना। ये नहीं, ये तो सेम सेम नहीं, समीपस्थ यहां पे दिया है, यहां पे शीर्षगामी होगा। सर से पैर की ओर, अगर बच्चों में वृद्धि चलती है तो सर से पैर की ओर चलती है, ठीक है ना। ताकि आप सभी लोगों ने देखा होगा, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो वस्तुओं को पहचानना शुरू करता है, यानी मस्तिष्क विकास सबसे पहले होता है। उसके बाद में उसके क्या होता है, पैर मजबूत होंगे, हाथ मजबूत होंगे, हाथ की ग्रिप बड़ी मजबूत होती है। छोटे बच्चे जो जन्म लेते हैं ना, उनको पेन पकड़ा दो, उसके बाद में देखो उनकी हाथ की ग्रिप कितनी मजबूत होगी। तो ये मस्तिष्क से जुड़ा होता है। इसलिए सबसे ज्यादा उनके समीपस्थ विकास की अगर बात कर लिया जाए तो सर से पैर की ओर होता है। ये चीज ध्यान रखना आप सभी लोग, या तो सर से पैर की ओर होगा, या तो समीपस्थ यानी मध्य से लेकर के बाहर की ओर होगा, बीच से। एक पेन दे करके देख लो, अगर छुड़ा ले जाओ उस दिन बताऊंगा। छुड़ा नहीं पाओगे जल्दी से, इतनी ग्रिप उनकी मजबूत होती छोटे बच्चों की। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डाट डाट प्रकार की बुद्धि और मूर्ति के पास डाट डाट प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। अच्छा, अगर हम लोग बात कर लें दर्शन शास्त्री की, या फिर किसकी बात कर लें, मूर्ति विकार वालों की, कि इनके पास कौन सी विकार होती है, कौन सी बुद्धि होती है, तो इनके पास देखो जो दार्शनिक होंगे, कौन होगा? दर्शन शास्त्री। दार्शनिक के अंतर्गत अंतः वैयक्तिक बुद्धि होगा। और यानी दार्शनिक मतलब जो सिद्धांतवादी लोग होते हैं, जो सिद्धांतवादी लोग होते हैं उनके अंदर कौन सा विकार? तो उनके अंदर अंतः वैयक्तिक विकार होगा। लेकिन जो लोग मूर्तिकार होंगे उसके अंदर कौन सी विकार होगा?
दिक् स्थान की विकार होगी, यानी स्थान प्लेसमेंट उनको बता दो, उसके बारे में वो ठीक से सोच विचार लेंगे और उसमें सारी चीजें की मॉडिफाई कर देंगे। यहाँ पे तुम्हारा लैट्रिन होना चाहिए, यहाँ पे बाथरूम होना चाहिए, है ना। मूर्तिकार मूर्तियों की कल्पना करके और उसको बना देते हैं कि मूर्ति का चेहरा कैसा होना चाहिए। देखो कैसी कैसी मूर्ति बना देते हैं मूर्तिकार लोग। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अनुभवात्मक अधिगम किस प्रकार पर बल देता है। तो अगर हम बात कर लें, पहला प्रश्न है बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर। बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर, अध्यापक को नियंत्रित नहीं होना है ना। सीखने की पुनर्बलन की भूमिका पर, कुछ हद तक तो सही लग रहा है। अवलोचनात्मक, ये कह क्या रहा है, कह रहा अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है ना। तो अनुभवात्मक अधिगम आलोचनात्मक प्रतिबिंब की महत्व पर, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में रखना, है ना, इस पर बल देता है। तो अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? अनुभवात्मक, जो अनुभवी हो। अवलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर, और एक प्रक्रिया के बजाय, ये तो पॉजिटिव बच्चों के अधिगम पर नियंत्रण की, बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर, बच्चों के अधिगम पर जोर देता है, ठीक, और शिक्षक के नियंत्रण पर जोर देता है। नियंत्रित तो शिक्षक को नहीं होना चाहिए। और सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, अवलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। हाँ, ये जाएगा आपका सही ऑप्शन। अवलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर, एक शिक्षक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखना, है ना, अधिगम को उत्पाद के रूप में देखना। लेकिन अनुभवात्मक अधिगम की बात कर रहा है, तो अनुभवात्मक अधिगम के बारे में अगर बात कर ले जाए तो अवलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर आएगा, है ना। तीसरा ऑप्शन सही जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा सही जाएगा, हाँ तीसरा सही जाएगा, तीसरा ही सही जाएगा। देख लीजिए आप लोग आंसर की से, तीसरा सही जाएगा, ठीक। मुझे पहले ही देख लेना चाहिए था, इतना सोचने की क्या जरूरत थी दिमाग को। लेकिन सोचने से क्या होता है कि अपना नॉलेज इंप्रूव होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली तरीका है या प्रभावी तरीका है, ठीक, कौन सा प्रभावी तरीका है। चलो, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। देखो, अगर प्रश्न कोई समझ में ना आए एक बार में तो उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, प्रश्न पढ़ोगे आंसर समझ में आ जाएगा। और रही बात अर्थ निकालने की, तो सारे प्रश्नों का अर्थ नहीं निकाल पाओगे सब लोग। कह रहा है स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित, जहां भैया हतोत्साहित दिखे निगेटिव सीडीपी में हतोत्साहित करना। अब मुझे आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना, नहीं। कठिन समस्याओं से बचने के लिए प्रोत्साहित करना। अरे बचना है ही नहीं, सिर्फ कठिन समस्या से बचने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो पढ़ाने से मतलब क्या है। इनके समस्या कठिन हो तो उसे बचो ना, उसमें जूझने की वो देनी चाहिए, प्रोत्साहित किया जाए। उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराने से संबंधित चीजें निगेटिव आनी चाहिए। और लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं चौथा, तब इसके बारे में बताते हैं। 1 और 2 बिल्कुल गलत है, ठीक। अगला कह रहा है उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। बहुत सही, हमारा चौथा ऑप्शन सही जाएगा, तीसरा भी गलत जाएगा, क्योंकि अवसर देना चाहिए हमें विद्यार्थियों को, है ना, इस प्रकार के चिंतन कराने हैं, ठीक। अगला बहुत अच्छा आ गया प्रश्न हमारे सामने, है ना। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं इस प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, चलो हटाओ, है ना, पढ़ना नहीं है तो क्या मतलब। कथन ए, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए, बिल्कुल सही, जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और सहलगनता हो, ठीक है, सही है। आर क्या कह रहा है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं,
और सीखने में सक्षम होते हैं। क्या कह रहा है? ए और आर दोनों गलत हैं, गलत, दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की, बिल्कुल दूसरा लगा दो बाबू, है ना, सही जाएगा। बाकी ये क्या कह रहा है? ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। कैसे कह सकते हो नहीं कर रहा है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हमारा प्रश्न आ जा रहा है अगला, प्रश्न नंबर 49। थकान महसूस होने लगा जैसे लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देता है? देखो, अगर योगदान नहीं देने की बात की जा रही है तो निगेटिव। सबसे पहले पेपर में आप सब लोग जहां निगेटिव देखना वहां टिक लगा लेना, निगेटिव वाला, है ना, टिक लगा अंडरलाइन कर लेना। अब हमें इनमें पॉजिटिव नहीं ढूंढना है, ताकि हमारा दिमाग हमेशा पॉजिटिव पे चलता है। ताकि हम लोग पढ़ाते हैं तो यही बताते हैं कि आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ बच्चों के प्रति पॉजिटिव रहो। तो निगेटिव जहां प्रश्न पूछ लेता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वहां भी हम लोग पॉजिटिव ही आंसर दे देते हैं। तो हमें अब यहां पे निगेटिव को अंडरलाइन सबसे पहले पेपर में देखते ही नहीं ऐसा अंडरलाइन कर लेना ढेर सारा, फिर इसमें उत्तर ढूंढना कि अगर ये भैया निगेटिव है तो निगेटिव का भाई हमको निगेटिव आंसर ढूंढना है, ना कि पॉजिटिव ढूंढना है। तो इसमें 3 होंगे पॉजिटिव, 1 होगा निगेटिव। तो संगठन करना, वैचारिकता और वर्गीकरण मतलब विभेदन करना, क्लासिफिकेशन कर दो, अलग अलग कर दो। और गैर प्रासंगिकरण वस्तुओं को हमें नहीं रखना है ना, प्रासंगिकरण वस्तुएं रखनी है ना। तो क्लासिफिकेशन से होगा नहीं, चौथे ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि गैर प्रासंगिकरण हमें करना नहीं है। बच्चों के वेद में उन वस्तुओं को नहीं लेके आना है जिन वस्तुओं से कोई मतलब ही ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है ना। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है? क्रिया की परिभाषा क्या है? आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलेगी? ऑप्शन चौथा सही है। ठीक, यही पे टिक लगा लो, चौथा ऑप्शन सही। एक हम आप लोगों को ट्रिक बताएं, देखो इसको अजमा के देख लेना, अभी से अजमा के देख लो। सीडीपी में एक चीज जिसमें लॉन्ग आंसर ऐसे पैडागोजी वाले दिए हों, क्या दिए हों? पैडागोजी वाले दिए हों, तो उसमें जो सबसे लॉन्ग प्रश्न हो, सबसे लॉन्ग वाला ऑप्शन देखने में सबसे बड़ा ऑप्शन लगे, 100% वो सही जाएगा ही जाएगा। ये ट्रिक अजमा के सब लोग अभी मतलब एग्जाम में मत अजमाना, पहले घर पे बैठ के अजमा लो। अगर सही लगे तो एग्जाम में उपयोग कर लेना, अगर नहीं सही लगे तो फिर मत करना। ठीक, इस ट्रिक को अजमा के देख लेना, जो सबसे लॉन्ग दिखे प्रश्न यानी ऑप्शन, वो सही जाएगा ही जाएगा। ये ट्रिक हमने आपको बता दिया कि अगर जहां पे आपको ना मालूम चले, अर्थ ना पता चले, वहां पे उस पे लगा दो आंख बंद करके और सही चला जाएगा। लेकिन पहले घर पे अभ्यास कर लो, प्रैक्टिस कर लो पीवाईक्यू से। अब ज्यादा समय बचा नहीं है, 7 और 8 को पेपर है, 7-8 दिन बचा है ना। कुछ लोग का 7 को पड़ेगा, कुछ लोग का 8 का पड़ेगा। जिनका 7 का पड़ेगा उनके लिए 6 दिन, और जिनका 8 को पड़ेगा उनके लिए 7 दिन, ऐसा टाइम बचे हैं। ठीक, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लो खूब ढेर सारा पीवाईक्यू। या आप लोग जिसके पास पीवाईक्यू का वो ना हो तो कमेंट करके मुझे बताओ, हम ही प्रोवाइड करा दें। कमेंट तो किए नहीं हो कभी भैया, सब लोग सपोर्ट करते नहीं हो पूरा क्लास इसीलिए हम लोग ऑफलाइन ज्यादा देते हैं कि चलो, जब ऑनलाइन वाले सपोर्ट नहीं करते हैं तो क्या फायदा मरने से इनके लिए। बड़े बड़े यूट्यूबर को ये लोग सपोर्ट करते हैं, जितने बड़े यूट्यूबर हैं छोटे को सपोर्ट करते नहीं है, तो हम ही लोग क्यों इनके लिए परेशान रहे, है ना। तो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो अगर चाहो तो पीवाईक्यू प्रोवाइड कर दें, पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे। अगर एग्जाम ना निकल जाए फिर बताना, उस दिन से पढ़ाना छोड़ दूंगा। सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करने से, अगर क्या नाम है 1000-2000 पीवाईक्यू सॉल्व कर लो तो एग्जाम निकल जाएगा। सीडीपी सीटेट कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, और सीटेट में यूपी टेट से आसान सीटेट है। यूपी टेट में रटना पड़ता है और सीटेट में रटने संबंधित कोई चीजें नहीं होती हैं। जहां से पैडागोजी है ना, 75 नंबर का पैडागोजी अकेले रखा पड़ा है, और पैडागोजी केवल समझ लो और 75 नंबर कंफर्म।
कम से कम रटना तो नहीं पड़ता इसमें, और सीटेट में इतना रटना पड़ता है कि मर जाओ रटते रटते। कह रहा है बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, है ना। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक कौशल और किसके? संवेगात्मक कौशल। किस पर विकास करना चाहिए? तो नंबर 1 शारीरिक कौशल पे करना ही करना चाहिए, सामाजिक कौशल पर भी बच्चों के करना चाहिए, संवेगात्मक भी, संज्ञानात्मक भी और संवेगात्मक भी, है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सही जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये पहला जाएगा नहीं, दूसरा जाएगा नहीं, तीसरा सही जाएगा। ठीक, चलो ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना। बहुत सही, रचनावादी, है ना। क्रिएटिव क्लास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए क्रिएटिव क्लास, कोई शक ही नहीं है। कह रहा है जानकारी के भंडारण जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है ना। जी नहीं, ना जानकारी के भंडारण से होता है न उपयोजन से होता है। अनावेशण अंतःक्रिया के द्वारा सीखने की खोज पर ध्यान देना। चलो आगे देख लेते हैं। इनाम व सजा के प्रयोग से होता है। इनाम सजा तो नहीं होगा। बराबर वेधन तथा अभ्यास होता है, ये तो रटने संबंधित चीजें हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ऑप्शन 2 सही जाएगा, है ना। अगला प्रश्न 53। 100 नहीं करा मिलेगा क्या आज? लग तो रहा है भैया एनर्जी सब लॉस किए जा रहा हूं। कम 100 नहीं करा मिलेगा, है ना। कह रहा है एक शिक्षक है ना, एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए वह प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बताओ? इसका फोल्डिंग ही तो कहलाएगा, पाड़ और ढांचा। अगर किसी को सहारा प्रदान करना, और इसमें मैडम जी क्या कर रही हैं? सहारा दे रही, इशारा दे रही हैं, तो इसका फोल्डिंग यानी पाड़ ऑप्शन जाएगा, है ना। इसका फोल्डिंग रट लो भैया। पाड़ को तो और भी कुछ कह सकते हैं हिंदी में, लेकिन इसका फोल्डिंग ही रहेगा। अगला प्रश्न है ए, एक शिक्षिका कक्षा को एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। ठीक। तर्क आर, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका। सही विकल्प चुने। तो कौन सही जाएगा? चलिए देखते हैं, सही विकल्प चुनना है। कह रहा है हमारा प्रश्न कि ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। शिक्षिका संवादात्मक आसपास वातावरण तैयार करती है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सीखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, सही है, दोनों सही है। पहला सही है। अगला प्रश्न, ज्यादा मात्रा में सही ही दोनों रहता है, वैसे ही जब कभी कभी निगेटिव आ जाता है। निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? निम्न में से क्या बच्चे की समस्या समाधान, अच्छा बच्चों की समस्या समाधान में क्या बाधा उत्पन्न करेगा? समस्या को सही पहचानना, समस्या को अस्पष्टता से परिभाषित करना, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में। फिर अगला प्रश्न है वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थित रहना। यही सही जाएगा, चौथा। यानी कि बच्चों की अगर समस्या समाधान तो वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना, है ना। चौथा ऑप्शन सही जाएगा। अगला पॉइंट, ए कह रहा है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। तर्क आर कह रहा है बच्चों में दुख से सोचने की क्षमता नहीं होती है तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं,
है ना। ये कौन सा होगा, ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की, ए आर दोनों गलत है, चौथा ऑप्शन सही जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है, स्मृति, क्रोध, प्यार, भय। भाव नहीं है, निगेटिव ढूंढना है ना। प्यार है, स्मृति भी है, भय, स्मृति नहीं है। स्मृति में मेमोरी करना, किसी को याद करना, ये चीज नहीं है। भाव नहीं है, किसी प्रकार का भाव नहीं दर्शाएगा। अब हम चलते हैं 60 प्रश्नों लगभग करा मिलेगा, लगभग 30 करा मिलेगा। क्या एनर्जी तो पूरी तरीके से लॉस हो गया मेरा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अवप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है। हर विद्यार्थी के हर प्रयास की प्रशंसा करके, हर सबका नहीं करना, एक एक छोटी छोटी पॉइंट पे प्रशंसा करो। अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, नहीं ऐसा, विद्यार्थियों के प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, ये सही जाएगा, विद्यार्थियों के प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर के। चौथा क्या कह रहा है, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके, नहीं, ये विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर के। चौथा सही जाएगा, प्रतिस्पर्धा वाला गलत चला जाएगा, इस बार मैं रॉन्ग ठहर गया। ठीक, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। बच्चों में सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके, यानी बढ़ावा देकर के, सही है। जो बच्चे सीखते हैं उनको बढ़ावा देकर के शिक्षिका जो है वो करेगी। बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक विकास स्वास्थ्य अधिगम है, कौन सा अधिगम है, को प्रभावित नहीं करता है, प्रभावित करता है, ये गलत चला जाएगा, प्रभावित करता है, निगेटिव। बच्चों में बाधा नहीं डालना है, संबंधित नहीं है, संबंधित है, और सुसाधित है, ये सही है। ठीक, चौथा ऑप्शन सही जाएगा। चलो एक और कर लेते हैं, फिर उसके बाद में बंद कर देंगे क्लास को, लेके आएंगे कल अपना क्लास, फिर उसके बाद 60 के बाद, यानी 30 प्रश्न है। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का अवरोपण किस प्रकार कर रही है ना, किस प्रकार से, कोशिश की कमी करके, यही सही जाएगा, कोशिश की कमी, पर्यावरणीय कारक, योग्यता की कमी रूही के पास है नहीं, कठिन आ भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कोशिश की कमी करके, है ना। यानी 60 प्रश्न तो हमने टोटल 30 प्रश्न पहले वाले क्लास में करवाया है, 30 प्रश्न आज करवाया है, 60 प्रश्न हमने करवा दिया है, और आप सभी लोग इन 60 प्रश्नों को देखिए, और 30 प्रश्न मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूं। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारा क्लास कैसा लगा आप सभी को।